वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 11 और CMBA उसका चैप्टर है यहाँ पे 4 कम्युनिकेशन, ई कॉमर्स एंड आउटसोर्सिंग, उसका पार्ट 2, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ओके, तो डायरेक्टली हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली स्लाइड में हमें समझना है यहाँ पे ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स का मतलब आजकल क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स उसका यहाँ पे फुल फॉर्म है, पहली बात तो। और दूसरी बात की जो ट्रेडिंग मतलब बिजनेस जो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से और उसके मीडियम के द्वारा हो रहा है। सभी प्रोसेस जो है ई कॉमर्स की आजकल जो परचेस करना, सेलिंग करना, एडवर्टाइजमेंट करना, कंपैरिजन करना प्रोडक्ट की, मनी को ट्रांसफ़र करना, ये सब कुछ आजकल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से पॉसिबल बन चुका है। मीडिया उसके लिए कौन सी है, तो जैसे कि इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क, ईमेल सर्विस, बैंक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इसके लिए हम बिज़नेस में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आ रहा है नेक्स्ट उसमें पॉइंट जो है कि पूरी जो प्रोसेस है बाइंग से लेके सेलिंग तक की, वो सब कुछ इसमें आजकल ई कॉमर्स के द्वारा ईजी हो चुकी है, फास्टर हो चुकी है। ई कॉमर्स बिजनेस में क्या होता है, दूसरा कि टाइम जो है वो बचता है, और दूसरी बात की दूसरी मार्केटिंग प्रोसेस है, डिस्ट्रीब्यूशन है, फ़ोन, पोस्ट, प्रिंटिंग वर्क, ये सब कुछ भी उसका खर्चा कम हो चुका है, और ओवरऑल कॉस्ट जो है वो भी कम हो चुका है। ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी थोड़ा कम हुआ है। ई कॉमर्स सर्विस जो है वो बेटर हो चुकी है और जल्दी हो चुकी है, कस्टमर तक जल्दी सामान पहुंच रहा है। तो ये इंटरनेट के द्वारा ये चीज़ फास्टर बनी है, और अच्छी सी क्वालिटी की चीज़ भी आजकल जो नहीं मिल रही थी वो इंटरनेट के माध्यम से मिलना शुरू हो चुकी है। इसमें कभी कभी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन मोस्टली ये पॉजिटिव हो रहा है, और सॉल्यूशन जो है सर्विस का, गुड्स के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है वो भी फास्टर उसका सॉल्यूशन निकल रहा है। अब फील्ड के हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो जिस तरह से पार्टीज इन्वॉल्व होती है और जो सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, जो एक्टिविटी उसके पीछे होती है, ई कॉमर्स के जो स्कोप है उसमें जो ई कॉमर्स की सर्विस है उसको हम यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू बिजनेस, कस्टमर टू कस्टमर एंड कस्टमर टू बिजनेस। उसमें पहला आ रहा है बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर में क्या होगा कि सेलर जो है वो एक साइड रहेगा, एक एंड पे, और कस्टमर जो है वो दूसरे एंड पे रहेगा। यहाँ पे सेलर अपनी प्रोडक्ट को सेल करेगा, कस्टमर उसको इंटरनेट के माध्यम से खरीदेगा। कस्टमर उसके लिए ऑर्डर प्लेस करेगा, जो भी उसको चीज़ चाहिए होगी, जो भी उसकी पसंद होगी, वो कोई भी टाइम पे, एक ये बात अच्छी रहती है कि इसमें कोई भी टाइम पे हम और कोई भी जगह से हम इसको प्लेस कर सकते हैं, और यहाँ पे कोई भी मिडल मैन मतलब कि एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बायर यहाँ पे इंडिपेंडेंट रहेगा। ऑनलाइन शॉपिंग इसका बेस्ट एग्जांपल है, और यहाँ पे जो परचेस और सेलिंग की जो पूरी प्रोसेस जो है वो पूरी फास्ट हो जाएगी और इजी भी होगी। और दूसरी बात कि उसमें कैटलॉग लिखे हुए होंगे, तो कैटलॉग में पूरी इन्फॉर्मेशन भी होगी। और दूसरे एग्जांपल हम देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन भी उसके एग्जाम्पल है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ रहा है बिजनेस टू बिजनेस। इसमें क्या होगा कि दोनों एंड पे जो प्रोफेशनल पार्टी रहेगी, क्योंकि दोनों बिजनेसमैन हो गए, और आजकल हम जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड जो है उसमें जो कंपटीशन रहती है, इसलिए यहाँ पे कंपनियाँ एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट रहती है। तो ये इंटरडिपेंडेंसी जो है उसको ईजी और इफेक्टिव बनाने के लिए ये रिलेशनशिप होनी ज़रूरी है। सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर और मिडलमैन जो है वो सब कुछ यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी जितनी ज़्यादा रहेगी, और ये प्रोफेशनल बेस से अगर वो बिज़नेस करेंगे तो उसमें जो बिज़नेस एक्टिविटी डेली होगी उसमें कंपटीशन भी बनेगी, और यहाँ पे जो स्टॉक लिस्ट है, जैसे कि मैनेजमेंट में जैसे सप्लाई है, डिमांड है, पेमेंट का जो मैनेजमेंट रहता है, वो सब कुछ जो है वो बिज़नेस टू बिज़नेस में बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें जितने भी प्रॉब्लम्स या तो नेगेटिव पॉइंट्स हो गए उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कस्टमर टू कस्टमर। तो इसमें क्या होगा कि जो ट्रेडिंग एक्टिविटी कस्टमर साइड से होगी वो डायरेक्टली वो दूसरे कस्टमर के साथ वो कांटेक्ट कर सकता है। इंटरनेट का वो सहारा लेगा, यहाँ पे वेबसाइट जो है उसके वो सर्च कर सकता है। कस्टमर अपनी जो बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटी है उसमें किसी एजेंट का संपर्क किए बिना वो डायरेक्टली अपनी प्रोडक्ट को बेच सकता है। इसको यहाँ पे हम बेस्ट एग्जांपल उसका ले सकते हैं नीलामी, जैसे कि ई ऑक्शन। इसमें क्या होता है कि कस्टमर जो है अपनी चीज़ को, उसकी डिटेल जो है पूरा भर के फिल करके वो इंटरनेट पे डालेगा, और वेबसाइट पे दूसरे पर्सन जो होंगे वो उसको बीट करेंगे, मतलब कि उसमें बोली लगाएंगे। जिसकी ज़्यादा हाईएस्ट बीट्स होगी, मतलब ज़्यादा जो बोली लगाएगा उसको वो कस्टमर बेच देगा। मतलब इस तरह से सभी कस्टमर एक दूसरे का कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इसमें किसी एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसी कौन कौन सी वेबसाइट है, तो OLX.com और Quikr.com इंडिया में बहुत ज़्यादा चल रही है। तो इसमें हम जो है अपनी इंफॉर्मेशन जो है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की पुट करके हम उसको बेच सकते हैं और बिडिंग करवा सकते हैं। बायर यहाँ पे अगर उसको पसंद नहीं आती वो चीज़ तो नेगोशिएट करके भी वो उसमें अपनी बोली लगा सकता है, और ट्रांजेक्शन प्रोसेस भी आगे वो बढ़ा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट उसमें आ रहा है कस्टमर टू बिजनेस। ये भी एक ई कॉमर्स का टाइप है। इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा वैरायटी अवेलेबल होती है, लास्ट चॉइस कस्टमर को मिलती है, उसमें कस्टमर को अपना रीजनेबल प्राइस जो है मिल जाता है। यहाँ पे जो कंडीशन रहती है प्रोडक्ट की वो इसमें
अपने प्रोडक्ट के हिसाब से उसकी प्राइस, उसकी क्वालिटी और डिक्लेरेशन पहले करना पड़ेगा, और उसमें बहुत ज़्यादा कस्टमर को फ़ायदा होता है। यहाँ पे पेमेंट की जो पूरा टर्म्स एंड कंडीशन वो कस्टमर खुद डिसाइड करता है, और ये एक अलग ही टाइप की अरेंजमेंट होगी अगर इसमें हम अगर गवर्नमेंट को अगर बात करते तो, क्योंकि गवर्नमेंट में भी ऐसे इंडिपेंडेंट बॉडी जो है देखने को मिलती है। तो गवर्नमेंट में भी 3 अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट इमर्ज हो गए, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं: गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू सिटीजन और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। तो गवर्नमेंट किस तरह से लोगों के साथ डील करती है, गवर्नमेंट कैसे बिजनेस के साथ डील करती है, गवर्नमेंट कैसे सिटीजन के साथ डील करती है, और गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट के साथ, मतलब कि जैसे स्टेट टू स्टेट है, स्टेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसमें वो कैसे डील करते हैं वो भी समझना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है रिक्वेस्टिंग इक्विपमेंट फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई कॉमर्स। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, तो पहले उसमें पॉइंट हम देखेंगे जो वेबसाइट है, हम मतलब कि जैसे हमें ई कॉमर्स करने के लिए जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज, कैपिटल और मशीन की प्राइमरी स्टेज में रिक्वायरमेंट होगी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और फिर हमें ई कॉमर्स के ज़्यादा दूसरे रिसोर्सेज की जो ज़रूरत पड़ेगी वो कौन से वाले, मतलब इनके अलावा जो कैपिटल मशीन के अलावा जो ज़रूरत पड़ेगी वो है, पहला उसमें आएगा वेबसाइट। वेबसाइट क्या होता है, तो हमें डेवलपमेंट करना है ई कॉमर्स का, मैनेजमेंट, मेंटेनेंस और अपग्रेडेशन जो रहता है वो ज़रूरी होता है। इसलिए उसको बोलते हैं यहाँ पे, मतलब क्या होता है, तो पहले उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। वर्ल्ड वाइड वेब मतलब कि एक प्लेस, वेबसाइट को एक पर्टिकुलर फिजिकल या जियोग्राफिकल एड्रेस नहीं है, पर ये एक इंफॉर्मेशन रहती है ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें फर्म या तो कंपनी जो है पूरी इंफॉर्मेशन उसमें प्रोवाइड करती है, और वो बताती है कि हमारे पास जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है हम ऑनलाइन जो है उसको शेयर करते हैं। दूसरा यहाँ पे क्या चाहिए होगा, तो वो चाहिए होगा इंटरनेट कनेक्टिविटी। कंप्यूटर में ट्रेडर्स और कस्टमर दोनों के पास इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है। जब भी वो कोई भी चीज़ बाय करेगा, खरीदेगा या परचेस करेगा, मतलब कि सेल करेगा, तो भी उसके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होना ज़रूरी है। अब आ रहा है नेक्स्ट स्लाइड में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। तो यहाँ पे ट्रेडर जो है वो ई कॉमर्स में सामने वाले पार्टी के साथ, बिजनेसमैन के साथ उसके बारे में पता नहीं रखता है, मतलब उसकी जानकारी नहीं रखता है, तब उसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब पैसों में ट्रांजेक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बायर्स को जब ये इनसिक्योर फील होता है, जब भी वो कोई चीज़ खरीदता है या बेचता है, तब वो हमेशा यहाँ पे अपने पैसे को है वो डायरेक्टली कहीं पे वो भेजेगा नहीं, वो चाहेगा कि वो कैश ऑन डिलीवरी पे ही ले। लेकिन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ने ये जो प्रॉब्लम जो आ रही थी उसको भी सॉल्व कर दिया। इसमें क्या होता है कि जो पेमेंट गेटवे मिलता है कस्टमर को ऑनलाइन वेबसाइट पे, तो वहाँ से वो डायरेक्टली पेमेंट जो है कर सकता है। और ये एक इम्पोर्टेंट रूल है आजकल ई कॉमर्स में कि ये इसमें भरोसा मिलता है कस्टमर को कि वो उसके पैसे कहीं पे जाएंगे नहीं, और कस्टमर के डायरेक्ट पैसे जो है वो वेबसाइट के थ्रू जिस कंपनी के जो उसका वो संपर्क करना चाहता है उसी को ही वो पैसे मिलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे आ रहा है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बारे में बताया जा रहा है, प्री बाइंग और सेलिंग। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है एडवर्टाइजमेंट और इंफॉर्मेशन वहाँ पे पहले से इंक्लूड होगी। दूसरा है यहाँ पे कंडीशन ऑफ बाइंग और सेलिंग, तो जब भी हम कोई भी चीज़ बाय करेंगे तो उसकी प्राइस वहाँ पे फिक्स होगी और दूसरी कंडीशन भी वहाँ पे हमें फॉलो करनी पड़ेगी। तीसरा पॉइंट है कि डिलीवरी ऑफ गुड्स और पेमेंट। तो यहाँ पे उसके बहुत सारे स्टेजेस हो गए, जिस तरह से प्रोडक्ट को हम यहाँ पे एक्सचेंज करने वाले हैं कि नहीं खरीदने वाले हैं, तो ये प्रोसेस थोड़ी एक्सपेंसिव भी होगी और मतलब एक्सपेंसिव नहीं, जल्दी क्विक होगी और लेस एक्सपेंसिव होगी। और दूसरी बात ये रहेगी कि इसमें इंटरनेट के माध्यम से ये चीज़ पूरी प्रोसेस हम वहाँ पे कर पाएंगे। इसकी एक्सप्लेनेशन वहाँ पे दी हुई होगी, कस्टमर उसको जान के ये प्रोसेस में आगे बढ़ सकता है। उसमें कैसे ये प्रोसेस होगी तो उसके पॉइंट यहाँ पे दी हुई है। तो पहला पॉइंट है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो कस्टमर को सेलर की इस वेबसाइट पे जाके वहाँ पे उसका अकाउंट ओपन करना होगा। ये अकाउंट से वो कस्टमर खुद ही लॉगिन कर सकता है, दूसरा कोई कस्टमर वहाँ पे जाके लॉगिन उसके अकाउंट से नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से उसकी इंफॉर्मेशन वहाँ पे प्रोटेक्टेड जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगी पासवर्ड के द्वारा, और दूसरा कोई पर्सन उसको उसकी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकता है। फिर वहाँ से कस्टमर उसका ऑर्डर प्लेस करेगा प्रोडक्ट का, और अपनी चॉइस के हिसाब से वो जो है वो अपने कार्ट में डालकर वो एक साथ प्रोडक्ट भी खरीद सकता है। शॉपिंग कार्ट जो है वो वहाँ पे उसमें लिस्ट बनाकर वो सिलेक्ट कर सकता है और ख़रीद सकता है। पेमेंट सिस्टम जो है वो अपने हिसाब से वो कैश ऑन डिलीवरी, चेक, बैंकिंग ट्रांसफ़र, डेबिट कार्ड, क्रेडिट के डिजिटल कैश, वो उसमें वहाँ पे मोड्स दिए हुए। तो डिफरेंट मोड में से जो भी उसको जो पसंद आता है वो वाला पसंद करके वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकता है और पेमेंट कर सकता है।
नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है मोड्स ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके से हम पेमेंट डन कर सकते हैं, उसके बहुत सारे मोड हर एक वेबसाइट पे दिए हुए होंगे सेलर के। तो पहला उसमें है कैश ऑन डिलीवरी। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है कि आप अगर आपको ज़्यादा भरोसा नहीं है तो आप यही मोड सिलेक्ट करके आप अपना पेमेंट जो है वो कैश ऑन डिलीवरी मतलब कैश में आप पे कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन आता है चेक। तो यहाँ पे सेलर जो है वो ऑनलाइन चेक कलेक्ट कर सकता है कस्टमर के द्वारा, और पर्सन जो है वो समय जो है चेक को इशू करेगा और सेलर को वो दे देगा। यहाँ पे सेलर जो है यहाँ से गुड्स को डिस्पैच करेगा और वो चेक जो है उसके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र। तो हमें यहाँ पे ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करके भी कस्टमर जो है वो सेलर के पास पैसे वो भेज सकता है। गुड्स जो है वो सेलर वहाँ से डिस्पैच करेगा और अमाउंट जो है इसे ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ये जो है आजकल प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है, और इसमें क्रेडिट कार्ड जो है वो क्या करता है कि जो बैंक ये सर्विस प्रोवाइड करती है पहले तो, और कस्टमर जो है अमाउंट जो पे करना होगा ऑनलाइन उसमें रिस्पेक्टिव बैंक का डिटेल जो है वो कस्टमर अपनी डालेगा, किसको पे करना उसकी डिटेल डालेगा बस, और डायरेक्टली वो जो है कार्ड होल्डर अपना पेमेंट जो है पेमेंट गेटवे से वो पर्टिकुलर टाइम जो दिया जाएगा 10 मिनट या तो 5 मिनट उसके अंदर ट्रांजेक्शन उसको करना होगा। बस ये टाइम लिमिट होती है और दूसरी कंडीशन उसको फॉलो करनी होगी। इसी तरह से डेबिट कार्ड होल्डर भी इसी तरह से पेमेंट कर सकते हैं और उसके खाते से अकाउंट में से पैसे कट जाएंगे और वो सेलर के पास पहुंच जाएंगे ऑनलाइन। तो इस तरह से प्लास्टिक मनी जो है वो यहाँ पे प्रूव होता है। डिजिटल कैश। तो यहाँ पे कहा होगा दिस इज़ द वन टाइप ऑफ करेंसी विच एग्जिस्ट ओनली इन साइबर स्पेस इंटरनेट वर्ल्ड। मतलब कि यहाँ पे इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगा ऐसे कैश का। ये करेंसी ऐसी रहेगी कि बैंक जो हमें ये फैसिलिटी कस्टमर को अपने रियल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्रोवाइड करेगी। ये इस करेंसी के द्वारा जो है बैंक यहाँ पे कैश को मेंटेन करेगी और उसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड करेगी। फिर उसके लिए क्या होगा कि डिजिटल कैश जो है वो कस्टमर को उसके खाते में पैसे डाल दिए जाएंगे और वो डिजिटल फंड के फॉर्म में उसके खाते में रहेंगे, जिसको वो अपने ऑनलाइन शॉपिंग में बिल पे करने में, या तो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, गैस बिल है वो पे करना है, टैक्स पे करना है, तो वो उससे कर पाएगा। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे जो है वो क्या है कि जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें रिस्क ऑफ ट्रांजेक्शन, रिस्क ऑफ डेटा और रिस्क ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है एंड सीक्रेट डेटा वो यहाँ पे देखने को मिलता है जब भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं। तो पहले उसमें आ रहा है सिक्योरिटी अगेंस्ट द रिस्क ऑफ ट्रांजेक्शन। क्या क्या यहाँ पे जब हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसमें सिक्योरिटी हमें मिलनी ज़रूरी है। जब भी कस्टमर जो है वो यहाँ पे सेलर के साथ ऑनलाइन कांटेक्ट में आता है और उसका ऑर्डर अगर प्रॉपरली प्लेस नहीं हो पाता है तो ऐसा ये इश्यू देखने को मिलते हैं। कंप्लेन वहाँ पे आती है और उसकी गुड्स की रिसिप्ट जनरेट होती नहीं है और वो कभी कभी ये गुड्स वहाँ पे पहुँचते नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब भी कस्टमर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाता है सेलर की वेबसाइट पे तब उसका पूरा डिटेल जो है वो वेरीफाई होना ज़रूरी है। वेरीफिकेशन अगर अच्छे से होगा तो कस्टमर को अपना सामान जो है वो मिल जाएगा। दूसरी बात कि वो रिलायबल मिलेगा और वो उसको अगर ये चीज़ रिलायबल चाहिए तो उसको जो रेप्यूटेड वेबसाइट जो है उसी से सामान खरीदना चाहिए। जिसके ऊपर उसको भरोसा नहीं है उससे वो खरीदना नहीं चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है सिक्योरिटी अगेंस्ट रिस्क ऑफ डेटा कलेक्शन। तो यहाँ पे ये भी डेटा का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कि भाई डेटा जो है आजकल स्टॉल हो रहा है, चुराया जा रहा है, बहुत सारे बैंक भी आजकल फ्रॉड उसमें चल रहा है। तो इसमें कस्टमर जो है कि कैसे बचेगा, तो वायरस और हैकिंग का हमने नाम सुना हुआ है। वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, वो एक क्लोन रेप्लिकेस प्रोड्यूस करके हमारे कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज कर सकता है। वायरस स्क्रीन में इंटरप्ट डाल के कंप्यूटर वर्क में डैमेज कर सकता है, वो फाइल डैमेज कर सकता है, पूरी सिस्टम को डैमेज कर सकता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है इसके लिए ऐसे रिस्क को रिमूव करने के लिए, इससे बचने के लिए हम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पे आ रहा है सिक्योरिटी अगेंस्ट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। इंटरनेट एक ओपन प्लेटफॉर्म होता है। कस्टमर जब भी उस पर जाता है अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तब उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो प्राइवेट नहीं रहती, वो पब्लिक में पहुँच जाती है। उसके ईमेल, उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, पासवर्ड जो है वो ऑनलाइन के ट्रांजेक्शन के द्वारा जब वो देता है तब वो सभी जगह उसके जो है कॉन्फिडेंशियल लीक होने के चांसेस बढ़ते हैं। डीलिंग ऑनलाइन होती रहती है और उसका मिसयूज़ भी हो सकता है उसकी इंफॉर्मेशन का। तो कस्टमर को उससे बचने के लिए हमेशा उसके पासवर्ड को चेंज करते रहना चाहिए। अब आ रहा है इंपॉर्टेंट टॉपिक आउटसोर्सिंग। तो इसमें क्या होता है, कंपनी जो है उसमें मिसलेनियस वर्क मतलब बहुत ज़्यादा वर्क एक साथ करती है कंपनी, उसमें प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो कंपनी ऐसा करती है कि अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दूसरी कंपनी को दे देती है और वहाँ पे वो आउटसोर्सिंग उसको हम कहते हैं। आउटसोर्सिंग में क्या होता है कि हम जो भी कंपनी होगी वो उसकी मेन एक्टिविटी पे कॉन्सेंट्रेट कर पाएगी और माइनर एक्टिविटी क्या रहेगी, तो आउटसोर्स में जो एक्टिविटी दूसरी कंपनी को मिलेगी वो माइनर एक्टिविटी होगी। मतलब कि साथ में ये बिजनेस भी चलते रहेंगे और कंपनी का प्रॉफिट भी होगा और उसकी कोर एक्टिविटी
जो है वो भी चलती रहेगी। आउटसोर्सिंग जो है उसमें दूसरी कंपनी का संपर्क करना पड़ता है और मेन कंपनी जो ओरिजिनल कंपनी उसको फ़ायदा होता है। तो पहले तो उसका रिक्वायरमेंट इन फील्ड ऑफ बीपीओ इसमें टॉपिक आ रहा है यहाँ पे, तो उसका एक्सप्लेनेशन पहले तो दिया हुआ है। तो कोई भी कंपनी जो है यहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस जो है वो दूसरी कंपनी को देती है और उससे काम करवाती है। एक स्पेशल वर्क जो है वो दूसरी कंपनी को असाइन किया जाता है। मेन पर्पस यही रहता है कि कंपनी आउटसोर्स से अपना काम जो है वो जल्दी करवाना चाहती है, उसमें उसका खर्चा कम हो जाता है। जैसे कि कॉल सेंटर है, डेटा एंट्री का काम है, वो दूसरी कंपनी से कम जो है वो मेन कंपनी ओरिजिनल कंपनी करवा सकती है। जैसे यूएसए है तो उसको पता है कि भाई इंडिया में, चाइना में यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पे अगर वो कॉल सेंटर यहाँ पे ओपन करती है और यहाँ से सभी जगह वर्ल्ड में अगर कॉन्टेक्ट करवाती है तो डायरेक्टली उसका काम बर्डन कंपनी का कम हो जाएगा और उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे उसको जितने जॉब वाले पर्सन हो गए उसको कम सैलरी देनी पड़ेगी और उसका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि उसको सिर्फ कॉल ही करना है ना, इसलिए उसको यूएसए में बहुत ज़्यादा सैलरी देने की क्या ज़रूरत है। तो इस तरह से ये कंपनी चलती रहती है और बीपीओ के द्वारा बहुत सारी बाहर की कंपनियां जो है यूएसए की और यूरोप की वो इसका फ़ायदा पूरा उठा रही है। तो इसमें लोअर रेट पे उसको जो है पर्सन मिल जाते हैं, एम्प्लॉयज़ मिल जाते हैं और ये इस तरह से बीपीओ का काम चलता है। अब उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो उससे कॉस्ट कटिंग हो जाएगा। मेन जो कंपनी मेनली काम जो रहेगा प्रिंसिपल वर्क उस पर ज़्यादा फोकसिंग कर पाएगी, कंपनी अपना क्वालिटेटिव वर्क दे पाएगी और उसकी एफिशिएंसी बढ़ा पाएगी। और यहाँ पे जो है जो डिमांड जिस तरह से बदलती जाएगी उसमें जो चेंजेस आएगी उसको कस्टमर के द्वारा जो चेंजेस आते हैं उसके इंटरेक्शन जो रहते हैं कस्टमर के वो भी समझ पाएगी। प्रॉफिट ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट का एक्सपेंसन, बिजनेस का एक्सपेंसन, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, और ये सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। इससे क्या होगा, रिजल्ट ये आएगा कि बिजनेस में प्रॉफिट मिलना शुरू होगा। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है उसके स्कोप क्या है बीपीओ के, तो उसमें पहला है बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग। तो इसमें जो इंटरनल वर्क रहता है जैसे कि बिलिंग, परचेस और डेटा एंट्री का वो उसमें आएगा, उसके इंटरनल फंक्शन यहाँ पे डन हो गए। फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग में क्या होगा, तो वहाँ पे कस्टमर ओरिएंटेड सर्विस जो देखने को मिलेगी, जैसे कि मार्केटिंग एक्टिविटी है, टेक्निकल असिस्टेंट रखना है, तो वो सभी एक्टिविटी वहाँ पर देखने को मिलेगी। अब उसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि कंसेप्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ फील्ड ऑफ केपीओ। तो उस पर पहले केपीओ का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो उसमें क्या होगा, केपीओ जो है उसका मतलब होता है नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। तो उसमें जैसे बीपीओ जो था वो वर्क ओरिएंटेड था, केपीओ जो है वो नॉलेज ओरिएंटेड रहेगा। यहाँ पे मेनली फोकस जो है वो नॉलेज के ऊपर रहने वाला है। केपीओ में हमें यहाँ पे एडवांस नॉलेज और स्किल की जब ज़रूरत होती है तब कंपनी उसका संपर्क करती है। और इसकी यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है रिक्वायरमेंट ऑफ केपीओ। तो अब इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए यहाँ पे हो रही है क्योंकि उसमें पॉइंट पहला आ रहा है अचीवमेंट ऑफ द बेस्ट स्किल। कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइड करती है केपीओ के बारे में, तो उससे क्या होता है कि उसमें जो कंपनी रहती है उसके अंदर एम्प्लॉयज़ को कभी जो है एडवांस स्किल की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, तो वो यहाँ पे ट्रेनिंग दे के उसको प्रोवाइड की जाती है। रिजल्ट ये आता है कि कंपनी को उसका फ़ायदा मिलता है, वो भी मिनिमम कॉस्ट पे हो, उसके एम्प्लॉयज़ इस चीज़ को सीख जाते हैं और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो कंपनी दूसरी जगह कर सकती है। यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है, सिस्टमेटिक मेथड पे काम को किया जाता है। और क्या होगा कि जिस तरह से दूसरी कंपनी में जो एक्स्ट्रा नॉलेज रहती है, एक्स्ट्रा स्किल जो रहती है वो कंपनी यहाँ पे शेयर करती है और दूसरी कंपनी को उससे फ़ायदा होता है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके हम यहाँ पे ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट्स जो है वो कंपनी अर्न कर सकती है, क्योंकि उसको यहाँ पे स्किल की जो प्रोफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है और उसी के द्वारा कंपनी में ग्रोथ होता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक उसमें आ रहा है मैक्सिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। कोई भी कंपनी के लिए, कोई भी बिजनेस यूनिट के लिए उसका रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड रहता है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज एक ऐसा रिसोर्सेज है जो फ्री है और आउटसोर्सिंग में अवेलेबल होता है। तो कस्टमर ओरिएंटेड एक्टिविटी करके ये भी अचीव कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो केपीओ से मिल सकता है, क्योंकि टेक्निकल एक्सपर्ट वहाँ पे मौजूद हो गए, तो हमारे लिए उस जो प्रॉब्लम आ रही होगी कंपनी में उसको सोल्व करना उसके लिए आसान हो जाएगा। हमें बस उसकी नॉलेज की ज़रूरत होगी जो केपीओ से ही पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है उसका फोर्थ पॉइंट, स्पेशल अटेंशन टू द प्रिंसिपल फंक्शन। बिजनेस यूनिट जो है वहाँ पे अपना ध्यान दे पाएगी जो उसका मेन प्रिंसिपल फंक्शन रहेगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि स्कूल जो है यहाँ पे आउटसोर्स वर्किंग जो है, जैसे कंप्यूटर एजुकेशन, कैंटीन फैसिलिटी, स्टेशनरी फैसिलिटी, वो उसके लिए जो है दूसरे सोर्सेज इस्तेमाल करता है, तो वो यहाँ पे उसके ऊपर भी वो ज़्यादा ध्यान देगा, क्योंकि उसमें ये भी उसको देखना पड़ेगा। मैक्सिमम यूज़ ऑफ मनी, तो आउटसोर्सिंग अगर जो है यहाँ पे पसंद किया जाता है बिजनेस यूनिट में, तो उसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है इन्वेस्टमेंट करने की, क्योंकि दूसरी जगह से हम पैसे लेकर उसमें विदाउट एनी कैपिटल यूज़ किए बिना हम मैक्सिमम बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। एक्सपेंडिचर जो है वो कम हो जाएगा, ये ईजी पॉइंट था, क्योंकि आउटसोर्सिंग में जो है बहुत सारे फंक्शन में खर्चा कम हो जाता है और उसमें क्योंकि चीप रेट में ये सभी जगह पे
नॉलेज की रेट जो रहते हैं वो भी अलग अलग जगह पे अलग अलग रहते हैं। रिडक्शन ऑफ रिस्क, तो वहाँ पे मार्केट में जो है गवर्नमेंट पॉलिसी, मार्केट कंपटीशन और दूसरी टेक्निक्स जो है वो रैपिडली चेंज होती जाती है टाइम टू टाइम, तो ऐसा होगा कि हम यहाँ पे रिस्क भी रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका मतलब डायरेक्टली हुआ कि इन्वेस्टमेंट जो बिज़नेस के द्वारा हो रहा था उसका कुछ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं रहेगा, वो डायरेक्टली हम आउटसोर्सिंग से हम उसको पॉसिबल कर सकते हैं, उसमें प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, तो ये रिस्क भी कम रहेगा। फिर स्कोप ऑफ KPO जो है वो यहाँ पे पोस्ट के पॉइंट लिखे हुए है, वो ज़्यादा डिटेल में नहीं है। बिजनेस एंड मार्केट रिसर्च, लीगल सर्विस, मेडिकल सर्विस, ट्रेनिंग एंड गाइडेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड एनिमेशन एंड डिज़ाइन। तो स्टूडेंट ये था चैप्टर 4। चैप्टर 5 जो है जल्दी आएगा, व्हाट्सएप पर आपको नोटिफाई किया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।